मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। हेलो फ्रेंड्स, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं आपका दोस्त संदीप भट्ट। और हम आपको ले जाएंगे उन लोगों की जिंदगी के सफर पर जिन्होंने ऐसा कुछ किया कि वो आज हमारे शो में शामिल हैं। उन लोगों ने जिंदगी में सपनों की वो उड़ान भरी कि आसमान के सितारों में शामिल हो गए। दोस्तों, आसमान और सितारों की बात से याद आया कि आज हम आपके लिए जो हिस्टोरिकल इवेंट लेकर आए हैं वो भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आज ही के दिन पहली बार किसी नॉन पायलट ने अपना पहला हवाई सफर किया था। जी हाँ, आसान शब्दों में कहा जाए तो आज ही के दिन पहला पैसेंजर एयरक्राफ्ट में चढ़ा था। बात है 14 मई 1908 की, जब राइट ब्रदर्स ने पहली बार अपने एरोप्लेन में किसी नॉन पायलट को सफर कराया था। वैसे एक बात मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो जनाब पहले पैसेंजर बने थे ना, उन्हें इसके लिए कोई भी पैसे वैसे नहीं देने पड़े थे। चार्ल्स फर्नास नाम का ये शख्स इस पहले पैसेंजर प्लेन का मैकेनिक था। वैसे राइट ब्रदर्स के इस ऐतिहासिक सफर के पीछे कई मजेदार किस्से हैं। आपको पता है फ्रेंड्स, जब 1905 में राइट ब्रदर्स ने पहली बार एरोप्लेन को आसमान में टेस्ट किया और उनका ये टेस्ट जब कामयाब रहा तो उन्होंने दूसरों की तरह अपनी इस इन्वेंशन को लोगों के सामने लाने के बजाय उसे छुपा दिया, वो भी इस डर से कि कहीं कोई उनका ये इन्वेंशन चुरा ना ले। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि पहले अपने इस महान इन्वेंशन को वो पेटेंट करवाकर सुरक्षित करेंगे। और आपको पता है, इस इन्वेंशन को पेटेंट करने के पूरे प्रोसेस में 4 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। और आखिरकार फ्रेंच सिंडिकेट और अमेरिकन आर्मी के साथ राइट ब्रदर्स का कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ही वो अपना ये इन्वेंशन दुनिया के सामने लाए। सच में दोस्तों, इस इन्वेंशन के होने के बाद से दुनिया बहुत ही छोटी हो गई है, नहीं? और आज इस इन्वेंशन की बदौलत दुनिया का कोई भी कोना दूर नहीं है। इस पहले हवाई जहाज के आसमानी सफर के बाद अब बारी है सिनेमा के आसमान के उस सितारे की बात करने की जो 5 दशक से भी ज्यादा पहले से फिल्म लवर्स को एंटरटेन कर रही हैं। ये वो हैं जिन्होंने कभी अपनी एक्टिंग से लोगों को अपना कायल किया तो कभी अपने बेहतरीन डांस से ऑडियंस को अपना दीवाना बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वहीदा रहमान की, हिंदी फिल्मों के आकाश का वो सितारा जो आज 5 दशक बाद भी अपनी चमक को बरकरार रखे हुए है। 14 मई 1938 को इनका जन्म तमिलनाडु में ब्रिटिश गवर्नमेंट के कलेक्टर के घर पर हुआ। शुरू से ही वहीदा को डांस में रुचि थी। इसी के चलते उनके पिता ने वहीदा और उनकी बड़ी बहन सैयदा को भरतनाट्यम सीखने के लिए भेजा। जल्दी ही नन्ही वहीदा भरतनाट्यम में इतनी माहिर हो गईं कि उन्होंने उसके स्टेज परफॉर्मेंसेस देने भी शुरू कर दिए। लेकिन मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि बचपन में वहीदा रहमान डांसर या एक्ट्रेस नहीं बल्कि डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन किस्मत में तो उनके सिल्वर स्क्रीन पर चमकना लिखा था, ना कि डॉक्टरी की डिग्री लेना। खैर, बचपन के सपने तो बचपन के सपने ही होते हैं। कई बार वो सपने वक्त की चोट से ऐसे टूटते हैं कि अच्छों के हौसले पस्त हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ वहीदा के साथ भी हुआ जब उन्होंने कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया। लेकिन इस घटना के बाद भी वहीदा ने हौसला नहीं खोया और आगे बढ़ती ही रहीं। इस दौरान उन्होंने तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और उनकी पहली फिल्म जो पर्दे पर आई वो थी तेलुगु फिल्म जयसिम्हा, जो कि 1955 को रिलीज हुई। नरसिम्हा के बाद वहीदा ने साउथ में कई सफल फिल्में दी, लेकिन अभी भी कहीं उनके करियर में कुछ कमी थी और उस कमी को पूरा किया लेजेंडरी फिल्म मेकर गुरु दत्त ने।
गुरुदत्त और वहीदा रहमान की पहली मुलाकात वहीदा की तेलुगु फिल्म रोजुल्लू मर्राई की सक्सेस पार्टी में हुई। उस वक्त गुरुदत्त अपनी फिल्म CID के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे और उनकी ये तलाश वहीदा रहमान पर खत्म हुई और वहीदा को मिली उनकी पहली हिंदी फिल्म CID और मिला गुरुदत्त जैसे फिल्मकार का साथ भी। इस खूबसूरत नैन नक्श वाली नई नवेली एक्ट्रेस ने उन्हें इतना इम्प्रेस किया कि उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म में न सिर्फ रोल ऑफर कर दिया बल्कि उन्हें ट्रेंड भी किया। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये रोल किसी फिल्म की लीड हीरोइन का नहीं बल्कि वैम्प का रोल था। एक्टिंग की शुरुआती दौर में शायद ही कोई एक्ट्रेस हो जो ऐसा रिस्क ले, पर वहीदा ने ये रिस्क लिया और इस फिल्म में उनका काम काफी पसंद भी किया गया। उनका नाम और काम दोनों को ही पहचान मिलने लगी। इस फिल्म का एक गाना जो मुझे बेहद पसंद है उसे मैं आपको जरूर सुनवाना चाहूंगा। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम बनाओ ना दीवाना, कहीं पे निगाहें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और हम बात कर रहे हैं वहीदा रहमान की। तो भाई, इस फिल्म के बाद गुरुदत्त और वहीदा रहमान की ऐसी जोड़ी बनी कि CID के बाद गुरुदत्त ने इस यंग एक्ट्रेस को अपनी अगली फिल्म प्यासा में लीड रोल दिया। प्यासा में गुलाबो का जो कैरेक्टर वहीदा को पर्दे पर निभाने को मिला वो आज भी कई एक्ट्रेसेस का ड्रीम रोल है। तो बस फिर क्या था, बात तो बन ही गई। तो चलिए आपको सुनवाते हैं एक गीत, जाने क्या तूने कहा, जाने क्या मैंने सुना। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। सच में दोस्तों, वो हिंदी फिल्मों का गोल्डन एरा था और इस गोल्डन एरा में गुरुदत्त के साथ वहीदा ने कई यादगार फिल्में की, जिसमें कागज के फूल, साहिब बीवी और गुलाम, 14वीं का चांद जैसी बेमिसाल फिल्में शामिल हैं। गुरुदत्त की हर फिल्म ने वहीदा रहमान के नए रूप और अंदाज को दर्शकों से रूबरू करवाया। गुरुदत्त की इन फिल्मों ने वहीदा को हर तरह के रोल पर्दे पर जीने का मौका दिया। इस जोड़ी ने कुछ ऐसी यादगार हिंदी फिल्में दी जो हिंदी फिल्मी इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गईं। जहां एक तरफ कागज के फूल में संजीदा सा शांति का किरदार हो या साहिब बीबी और गुलाम में चुलबुली जाबा का किरदार, हर किरदार को वहीदा रहमान ने अपने एक्टिंग के रंगों से ऐसा सजाया कि वो रोल हमेशा के लिए लोगों के ज़हन में बस गए। बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना, कलियन की मुस्कान है, भंवरा बड़ा नादान है। बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना, कलियन की मुस्कान है, भंवरा बड़ा नादान। तो दोस्तों, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में अभी आपने ये जो गाना सुना, ये था फिल्म साहिब बीबी और गुलाम से। ये गुरुदत्त और वहीदा रहमान की जोड़ी की आखिरी फिल्मों में से एक है। गुरुदत्त ने जहां वहीदा रहमान को स्टार बनाया, वहीं स्टारडम को और भी चमकाया एवरग्रीन देवानंद ने। हालांकि वहीदा रहमान की पहली फिल्म CID में दोनों ने साथ काम किया था, लेकिन पहली बार देवानंद के साथ लीड रोल में वहीदा रहमान दिखी 1958 की फिल्म 16वां साल में। इसके बाद आई काला बाजार, बात एक रात की, प्रेम पुजारी और हाँ, गाइड। इस फिल्म में रोजी मार्को से मिस नलिनी बनने तक का जो सफर वहीदा ने निभाया, उसे भला कौन भूल सकता है। इस फिल्म के लिए वहीदा रहमान को उस साल का बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर मिला। तो क्यों ना हम भी सुने इसी फिल्म से वहीदा जी का ये प्यारा सा डायलॉग। सहारा मांगा था 4 दिन के लिए, जीवन का बोझ तुम पर नहीं डालना चाहा था। ये बोझ यकीन मानो मेरे जीवन को हल्का कर देगा। राजू, मैं कलंकिनी। अगर तुम कलंकिनी तो ये कलंक सर आंखों पर। नहीं नहीं राजू, ऐसा नहीं हो सकता।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कल तक सोचना पाप था, लेकिन आज और बात है। कल तक कहना पाप था, लेकिन आज और बात है। रोजी, मैं तुम्हारे लिए सपने देखना चाहता हूँ, उन सपनों को रूप देना चाहता हूँ। मुझे इजाजत दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, कोई वादा नहीं कर सकती। मुझे उलझन में मत डालो राजू। मेरी परिचय तुम्हें कहीं बर्बाद न कर दे। 1974 में वहीदा ने शशि रेखी से शादी करके अपने कामयाब फिल्मी करियर को अलविदा कह दिया और बेंगलुरु में सेटल हो गईं। लेकिन फिल्मों से उनका प्यार उन्हें वापस फिल्मों में खींच लाया और वहीदा ने फिल्मों में वापसी की यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी से। इसके बाद वो दिखी यश चोपड़ा की ही फिल्म लम्हे में। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई। इन फिल्मों में दिखने के बाद वो वापस फिल्मों से दूर हो गईं। लेकिन इसके बाद जब वो फिल्मों में वापस आईं तो फिर वापस नहीं गईं। रंग दे बसंती, दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में अपने दमदार एक्टिंग की वजह से वहीदा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो हुनर की ऐसी मिसाल है जिसकी कोई उम्र नहीं होती। सच में दोस्तों, वहीदा रहमान जैसी शख्सियत को इतने कम वक्त में समेट पाना लगभग नामुमकिन है। आखिर में हम तो बस वहीदा रहमान को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और आपको छोड़े जाते हैं वहीदा रहमान की फिल्म के उस गाने के साथ जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। फिल्म का नाम है रेशम और शेरा। सिनेमा के पर्दे के बाद आपको लिए चलते हैं एक ऐसे कंप्यूटर जीनियस से मिलवाने जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपने सिक्स्थ सेंस से वो कमाल दिखा दिए और वो मुकाम हासिल कर लिए जिसको पाने के लिए लोगों की पूरी उम्र गुजर जाती है। ऐसे ही हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट प्रणव मिस्त्री। जी हाँ, 14 मई 1981 को गुजरात के एक छोटे से शहर पालनपुर में जन्मे प्रणव को शुरू से ही कंप्यूटर और गैजेट्स का इतना शौक था कि उन्होंने इसी में कुछ कर दिखाने की ठान ली। इसीलिए प्रणव ने पहले कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद MIT से मीडिया आर्ट्स एंड साइंसेज में और IIT मुंबई से इंडस्ट्रियल डिजाइन में मास्टर्स किया। बाप रे, लोगों को एक ही सब्जेक्ट में मास्टर करने में हालत खराब हो जाती है और प्रणव ने 2-2 सब्जेक्ट से मास्टर्स की डिग्री ली। क्या बात है। खैर, अब थोड़ी बात इनके इनोवेटिव इन्वेंशन की भी कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले प्रणव के जिस काम पर नजर जाती है वो है उनके सिक्स्थ सेंस पर किए गए काम पर। PhD student right now, in a research assistant in MIT Media Lab, but as she mentioned, I started my career as an architect. Have joined and then drop out, join engineering school, join design school, work with Media Lab Asia, trying to reach rural India with technology and use of those things. Also work with UNESCO, NASA, Google on some projects. Recently I was in Japan last year on Japan Science and Technology, making some robotics stuff and stuff. But why I'm telling you this thing, because this different field, different perspective gave me a perspective of Leonardo da Vinci. Like
as an art and design and technology mixing together or something like that. और उनके स्पर्श से तो उन्होंने सबको इम्प्रेस ही कर दिया है। अरे अरे अरे, यहाँ किसी मिडास टच की मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि प्रणव के एक जबरदस्त इन्वेंशन की बात कर रहा हूँ। जरा सोचिए, आप जब कंप्यूटर पर काम करते हैं तो आपका हाथ कभी कीबोर्ड पर तो कभी कंप्यूटर माउस पर होता है, जो कि आई एम श्योर मेरी तरह आपको भी बहुत इरिटेट करता होगा। पर आपको पता है, प्रणव ने एक ऐसा माउस बनाया है जो कि इनविजिबल है। जी हाँ, कितना इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है ना ये। पर आपको पता है कि प्रणव की इन सभी इन्वेंशंस के पीछे इंस्पिरेशन क्या है? आप सोच रहे होंगे कि कोई साइंटिस्ट या इंजीनियर या ऐसी ही कोई पर्सनैलिटी, पर प्रणव को ये सब करने की इंस्पिरेशन मिली है हमारी माइथोलॉजी से। आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा? तो आइए खुद प्रणव से ही सुन लीजिए। I would say that I really like this word, and so many people, even in the introduction, they said the science fiction. Frankly speaking, I really am not a big fan of science fiction. If you ask me where my inspirations come from, my inspirations come from Indian mythology. I don't know why, because I always used to read those mythology, and in fact, this were much more advanced than the science fiction that we are seeing. I've seen, you must have seen the Ramayana and Mahabharata, and where some arrows are flying and stopping in the air and then putting some sparkles, right? Amazing. Or even the planes, someone is sitting on some kind of plane and someone was able to see what is happening miles away by wireless connection and telling that live war story in Mahabharata to someone else. That was the real fiction, and that have been already done. So what we are doing is we are just implementing the architecture was already done. We are just implementing the software code for that. प्रणव की इन्हीं इन्वेंशंस की वजह से आज वो इतनी कम उम्र में दुनिया की लीडिंग गैजेट ब्रांड्स में से एक के रिसर्च हेड हैं और उन्हें दुनिया भर के अवार्ड्स भी मिले हैं। और 2010 में उन्हें क्रिएटिविटी 50 रेसिपिएंट्स की लिस्ट में शामिल भी किया गया है। और दोस्तों, जहां हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो भाई इंस्पिरेशन आमतौर पर अपने माता पिता से भी बहुत मिलती है। और प्रणव को भी बचपन में ही अपने डैड से ऐसी ही इंस्पिरेशन मिली थी। जब उनके पास खेलने के लिए खिलौने नहीं थे तो उनके डैड ने पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जोड़ तोड़ के इनके लिए एक वीडियो गेम बनाया था, जो प्रणव के लिए काफी इंस्पायरिंग था। आई होप ये आपके लिए भी बहुत इंस्पायरिंग होगा। तो हमारी तरफ से इस साइंस के यंग अचीवर को मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इस टेक्निकल रेवोल्यूशन करने वाले प्रणव मिस्त्री के बाद अब बारी उस सेलिब्रिटी की जो सिनेमा में रेवोल्यूशन लेकर आए। ऐसी फिल्में बनाई जो न अपने काम के मामले में बेजोड़ थीं, बल्कि उन फिल्मों ने तो सिनेमा की परिभाषा ही बदल दी। ऐसी रेवोल्यूशनरी फिल्म मेकर हैं मृणाल सेन, जिनका आज जन्मदिन है। भाई 14 मई 1923 को बांग्लादेश के फरीदपुर शहर में मृणाल सेन का जन्म हुआ। हाई स्कूल खत्म करने के बाद मशहूर स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला ले लिया। फिर आगे चलकर कोलकाता यूनिवर्सिटी से इन्होंने आर्ट के सब्जेक्ट से नहीं बल्कि फिजिक्स में ग्रेजुएशन की और फिर मास्टर्स की डिग्री ली। युवा मृणाल को थिएटर की दुनिया भाने लगी और उन्होंने इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया। लेकिन आपको एक मजेदार बात बताऊं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से एक महान फिल्मकार बनने की शुरुआत की पहली सीढ़ी बनी कलकत्ता फिल्म स्टूडियो में इनकी ऑडियो टेक्नीशियन की नौकरी। भाई मृणाल सेन को सिर्फ एक नौकरी भर नहीं करनी थी, बल्कि उन्हें तो फिल्मी इतिहास में कई सुनहरे पन्ने लिखने थे। वैसे आपको पता है, मृणाल सेन को थिएटर और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी से फिल्मों में लाने का श्रेय किसी इंसान या किसी घटना को नहीं, बल्कि सिनेमा पर लिखी एक किताब को जाता है। चलिए अब चलते हैं मृणाल सेन की फिल्मी करियर के सफर पर। आखिरकार 50 के दशक में मृणाल सेन ने फिल्मों में ही अपनी किस्मत आजमाने की सोची और 1955 में अपनी पहली फिल्म रात भोरे रिलीज की। मृणाल सेन का फिल्मों में ये पहला कदम कुछ खास कमाल ना दिखा पाया और ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद भी मृणाल सेन का फिल्मी सफर आसान नहीं था, लेकिन मृणाल सेन के लिए तब तक फिल्में एक जुनून बन चुकी थीं। आखिरकार वो फिल्म आ ही गई जिसने एक बार में ही उस वक्त तक एक असफल फिल्मकार मृणाल सेन को सफलता का स्वाद चखाया, और वो फिल्म थी बैशे श्रवण। बैशे श्रवण एक ऐसी फिल्म थी जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान के सिनेमा में बल्कि इंटरनेशनल सिनेमा में भी उन्हें एक अलग पहचान दी। ये सिर्फ मृणाल सेन जैसे महान फिल्मकार के कामयाबी के सफर की शुरुआत भर नहीं थी, बल्कि सिनेमा के एक नए युग का भी आगाज था।
फिल्मों के इस युग को हम पैरेलल सिनेमा के नाम से जानते हैं और इसी युग की सबसे पहली फिल्मों में से एक थी मृणाल सेन की भुवन शो में, जिसके लिए सरकार ने उन्हें पैसे दिए। फिर तो मृणाल सेन ऐसी ऐसी फिल्में दी जिन्होंने आम इंसान की जिंदगी को पर्दे पर इतने सरल तरीके से पेश किया कि हर कोई उनकी फिल्मों से जुड़ता चला गया। उनकी ऐसी ही एक फिल्म थी एक दिन प्रतिदिन। 8 बार नेशनल अवार्ड जीत चुकी इस महान फिल्मकार के इंटरनेशनल अवार्ड्स की लिस्ट पर अगर नजर डाली जाए तो उन्हें दुनिया भर के लगभग सभी अवार्ड्स मिल चुके हैं, चाहे कांस फिल्म फेस्टिवल हो या बर्लिन या मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, सभी शामिल है। हिंदुस्तानी सिनेमा को दुनिया के नक्शे पर पहचान दिलाने वाली इस महान फिल्मकार को जन्मदिन पर सलाम। आज का दिन सच में बहुत खास है। एक के बाद एक ऐसे लोग जो अलग अलग फील्ड्स में रेवोल्यूशन लेकर आए हैं, चाहे वो फिल्मों की दुनिया हो या टेक्नोलॉजी की। और अब हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो किसानों के खेतों में ऐसी रेवोल्यूशन लेकर आए जिसकी वजह से लोग उन्हें याद रखे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं अल्ब्रेक्ट डेनियल थार की। इस महान शख्स का जन्म 14 मई 1752 को जर्मनी में हुआ। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद डेनियल थार ने बर्लिन के पास अपने एक साथी के साथ एग्रीकल्चर स्कूल की नींव रखी और यहाँ से शुरू हुआ एग्रीकल्चर की दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन, जिसने सबसे पहले पेड़ों के न्यूट्रिशन की ह्यूमस थ्योरी को सपोर्ट किया। वैसे अगर आपको खेती में थोड़ा सा इंटरेस्ट है या समझ है तो आपको एक बात अच्छे से पता होगी कि किसान अपनी फसल को हमेशा अपने खेत की मिट्टी के हिसाब से चुनता है। लेकिन आपको पता है इस बात को सबसे पहले कौन सामने लेकर आया था? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, डेनियल थार। जर्मनी के साथ साथ मुझे लगता है हमारे जैसे खेती प्रधान देश के लिए अल्ब्रेक्ट डेनियल थार जैसे महान शख्स को उनके जन्मदिन पर याद करना बहुत जरूरी है। तो हमारी तरफ से अल्ब्रेक्ट डेनियल थार को उनके जन्मदिन पर हार्दिक श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, ये थी बात उन लोगों की जो आज पैदा हुए और दुनिया भर में अपने काम के जरिए अपने नाम और अपने देश के नाम का परचम लहराया। कल हम फिर वापस आएंगे और ऐसे ही कुछ और खास लोगों की बात करेंगे जो कल यानी 15 मई को इस दुनिया में आए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, गुड बाय। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,